एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन 2000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी है। ये बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे खास बात इसमें ये है कि 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। यानी कि एज लिमिट भी अलग अलग है अलग अलग पोस्ट के लिए, और जो सिलेबस है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लेवल भी आपको देखना पड़ेगा कि 10th लेवल का जो सिलेबस है वो अलग है, 12th लेवल का जो सिलेबस है वो अलग है, और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो अलग है। ये जो एग्जाम हो रहा है आप देखोगे अगर, तो इस साल का पहला ऐसा एग्जाम है जिसके लिए एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सबसे पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो डेट है वो 26 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक रखा गया। यानी लास्ट डेट जो है वो 18 मार्च 2024 रखा गया। आपके पास काफी टाइम है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो आप फी पे करेंगे उसके लिए आपका जो लास्ट डेट और टाइम है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। 19 मार्च 2024 तक आप फी पे कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, फॉर्म में करेक्शन के लिए जो आपका डेट है इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक का आपको समय दिया गया है। ये जो टेबल है ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, डेट वाला जो टेबल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अभी टेंटेटिव डेट बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट आपका एग्जामिनेशन का बताया गया है 6 से 8 मई 2024 यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है अभी फिलहाल। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो ये टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। इस एग्जाम को लेकर अगर आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो रही तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले आपने एसएससी के एग्जाम्स दिए होंगे, सीएचएसएल भी दिया होगा, सीजीएल भी दिया होगा, सीपीओ दिया होगा, और भी तरह तरह के एग्जाम्स आपने दिए होंगे एसएससी के। और अगर दिए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग सिलेबस भी सेम होता है, लगभग लगभग जो है आपका एग्जाम का पैटर्न भी सेम ही होता है। तो बहुत ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेवल इसका काफी अच्छा होता है। एग्जाम पेपर का अगर आप लेवल देखोगे तो वो काफी अच्छा खासा रहता है, इसीलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। वैसे ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है ना, लेकिन हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे जो इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है वेबसाइट, देखिए क्लियरली ssc.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। द वैकेंसीज हैव बीन एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी एज पर द इंडेंट्स सबमिटेड बाय रेस्पेक्टिव इंडेंटिंग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या ऑफिसेस, ठीक है। ये पॉइंट भी उतना आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ लिया है ना। अब बात हम एज लिमिट की करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एज लिमिट का लंबा चौड़ा टेबल देखने को मिल रहा है, देख रहे हो। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 25 ईयर, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1999 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2006। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखो, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27, यानी कि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लगभग लगभग हर एक पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे 10th बेस पर जो एग्जाम हो रहा है, 10th लेवल का जो एग्जाम हो रहा है, 12th लेवल का जो एग्जाम हो रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हो रहा है, इसी के अंडर जिस पोस्ट के लिए हो रहा है उसके लिए एज लिमिट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर 18 से 25 साल के बीच आपकी उम्र है तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके थ्रू, उसके लिए आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी गई है, तो आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। ये टेबल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो हम सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। पोस्ट भी आगे हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो बहुत सारी पोस्ट है, पोस्ट भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है एज लिमिट आपको चेक करना है, ठीक है। किसी में देखिए 18 to 40
32 ईयर भी एज लिमिट रखी गई है, किसी में 18 to 37 ईयर भी एज लिमिट रखी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर देखें तो एज लिमिट में आपको छूट मिलती है, अलग अलग कैटेगरीज को एज लिमिट में हर एक एग्जाम के फॉर्म में छूट मिलती है। आप जब फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्जाम का हो तो आपको एससी और एसटी कैंडिडेट, एससी या एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो इसमें भी आपको छूट मिल रही है 5 साल की। ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल रही है। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल की छूट है। दिव्यांग कैटेगरी में अगर आप ओबीसी हैं तो 13 साल की छूट है। दिव्यांग कैटेगरी में अगर आप एससी या एसटी है तो 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन ईएसएम में 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 8 मार्च 2024। ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, बाकी ये जो है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर हम आगे देखें और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, वो पढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने एसएससी सीजीएल का पेपर दे दिया, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का दे दिया, सीपीओ का दे दिया, लेकिन हमको उनका पता है कि किस तरीके का वहां पर पेपर होता है। इसके पेपर में क्या डिफरेंस है, इस एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्या डिफरेंस होगा? बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी 3 सेपरेट सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस जो होंगे 3 सेपरेट फेजेस में होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे यानी एमसीक्यूज आएंगे फॉर द पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है, अगर आप 10th पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी पोस्ट है उसमें या तो 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज will be as given below। देखो, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें कि बेसिक अरिथमेटिक स्किल आपका होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश की बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। कितने कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? तो जनरल इंटेलिजेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 नंबर के होंगे, यानी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सेम ही है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। आपको जो समय है वो 60 मिनट दिया जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में एक और चीज दी गई है कि 80 मिनट उनको दिया जाएगा जो कि स्क्राइब्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी बच्चों में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि कई पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कई पेपर्स में होती है। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है लगभग उनमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो इसमें भी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने एक भी गलत आंसर दिया तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो तुक्के आपको ज्यादा नहीं लगाने हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी नंबर आपको इस एग्जाम के बाद मिलेगा ना, जो स्कोर करेंगे आप, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सेट्रा वेयर प्रिस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड, है ना। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर कहीं पर लिखा होगा कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या डेटा एंट्री टेस्ट आपको देना है तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्किल टेस्ट के लिए भी आपको रेडी रहना है। कमीशन शैल हैव द डिस्क्रिशन टू फिक्स डिफरेंट मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन ईच कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन अमंग अदर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये जो पॉइंट है ये आप लगभग हर एक एसएससी के फॉर्म में एप्लीकेशन में आप देखेंगे, यानी कि हर एक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है ये पॉइंट रहता ही है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, 10th लेवल का भी पोस्ट है यहाँ पर, 12th लेवल का भी है, ग्रेजुएशन लेवल का भी है, सबका सिलेबस अलग अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैट्रिकुलेशन लेवल का जो भी पोस्ट है इसमें जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए सिलेबस है, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस के क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, सब बताया गया है। अब 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल के
पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो सिलेबस होगा वो भी लगभग सेम ही होगा, थोड़ा एक आध टॉपिक हो सकता है डिफरेंट हो। डिफरेंट क्या होगा? लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होगा, ठीक है। सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस के लिए ये टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये सारे। देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक पढ़ के बताऊं। अगर आपको सिलेबस का टॉपिक जो है वो डिटेल में जानना है तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में कहें तो एक सिर्फ सिलेबस के लिए हम वीडियो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये सारे टॉपिक्स है। अब ग्रेजुएशन या उससे अबव के लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करें, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप ऐसी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएट लोगों के लिए हो, तो आपके लिए सिलेबस ये है, जनरल इंटेलिजेंस के ये टॉपिक रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के ये सारे रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज के। सब्जेक्ट सेम है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम का पूरा पैटर्न बताया था ऊपर, है ना। 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, 60 मिनट का समय, वो सब सेम रहेगा, बस आपका जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे चला जाएगा। Admission to examination, all candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are found to be in order and are provisionally accepted by the commission as per the terms and condition of this notice of examination will be assigned roll numbers and issued admission certificate for appearing in computer based examination। कुछ नहीं है, क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे, अगर उनके फॉर्म में सारी चीजें ठीक ठाक निकली, सारा कुछ सही निकला, तो उनको जो है रोल नंबर असाइन कर दिया जाएगा, जैसे एडमिट कार्ड में रोल नंबर वगैरह रहता है वो सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज क्या है, इस बार थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो फोटो है, बोला गया है कि आपको लाइव फोटो लगानी है। क्या लगानी है आपको? लाइव फोटो, ठीक है। लाइव फोटो आपको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि स्कैन करके फोटो अपलोड कर देते हैं, है ना। दूसरे फॉर्म जब हम भरते हैं तो फोटो स्कैन करके हम अपलोड करते हैं, लेकिन इसमें स्कैन करके फोटो अपलोड नहीं करना है, आपको लाइव खींच के फोटो अपलोड करना है। तो टेढ़ी मेढ़ी फोटो नहीं खींचनी आपको, इस टाइप से। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कैसी कैसी फोटोज आपको नहीं चुननी है। इनवर्स फोटो हो तो आपको खुद को भी पता है कि ऐसी फोटो तो नहीं ही चलेगी। ये ज्यादा अंधेरा, टू डार्क लिखा ही हुआ है, टू डार्क, ये ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। विथ गोगल्स, चश्मा लगा के आप फोटो खींचेंगे वो नहीं चलेगा। फेसिंग साइडवेज यानी तिरछा अगर आप खींचेंगे, है ना, कई लोगों को सेल्फी लेने का शौक रहता है, यूं यूं करके फोटो खींचते हैं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। ज्यादा छोटा फोटो नहीं चलेगा, स्पेक्टेकल्स के साथ फोटो नहीं चलेगी, कैप के साथ फोटो नहीं चलेगी। सिंपल फोटो आपको खींचनी है, एकदम सिंपल जो फोटो होती है, एकदम सीधा आप देख रहे हो। कई बार बोला जाता है कि बालों को कान के पीछे इस तरीके से रखना है, लड़कियों को बोला जाता है, तो इस तरीके की फोटो आपको एकदम सीधे बैठ के खींचनी है। तो एकदम बढ़िया तरीके से फोटो खींच के अपलोड कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। लाइव फोटो मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोस्ट बहुत सारी है, अलग अलग, है ना। 10th लेवल की है, 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है। तो पोस्ट की ये लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इधर से भी आपको दिखेगा। ये सीरियल नंबर है, ये रीजन है, ये पोस्ट नंबर है, ये पोस्ट नेम है। पोस्ट नेम बहुत सारे हैं, मैं इतना सारा तो अभी एक वीडियो में नहीं पढ़ सकती, कुछ मैं आपको बता दे रही हूँ। ये डिपार्टमेंट लिखे हुए, एज लिमिट मैंने बताया था ना, अलग अलग एज लिमिट का ऊपर हमने एक टेबल देखा था जिसमें एज लिमिट अलग अलग थी, जिसमें लिखा था फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 25 शैल बी बोर्न बिटवीन दिस डेज। यहाँ पर जो है वही चीज लिखी हुई है, 18 to 25 ईयर की एज, हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 के लिए ये टोटल पोस्ट यहाँ लिखी हुई है। कौन सा पोस्ट है? तो लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है। एज लिमिट भी लिखा है, पोस्ट भी लिखा है, डिपार्टमेंट भी लिखा है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी लिखा है। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन 10th लेवल की है, 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है। आपको जो पोस्ट पसंद हो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेडी मेडिकल अटेंडेंट ओनली फीमेल, मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, फील्ड मैन, डेप्यूटी रेंजर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट। और एज लिमिट देखो, किसी में 18 से 30, किसी में 18 से 28, किसी में 18 से 27, बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पर पोस्ट आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ लीजिएगा बैठकर। तो जिस पोस्ट में आपको लग रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन सुइटेबल पड़ रही है, तो यहाँ पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कोई इसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन क्वालिफिकेशन को और एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको ये फॉर्म भरना है। देखो कितना सारा पोस्ट है और सभी के लिए पूरा आपको टेबल दे दिया गया है, इसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। हम लोग अब फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने वही चीजें डिस्कस कर ली है की है जो कि आपके लिए जरूरी है। ज्यादा मतलब ये नोटिफिकेशन वैसे बहुत बड़ा है, लगभग देखोगे तो आप 150 पेज से भी ज्यादा का नोटिफिकेशन है। उसको कट करके हमने कुछ ही पेजेस यहाँ पर रखे जो जो आपके लिए जरूरी है।
एप्लीकेशन फीस बहुत कम रहती है। हर एक एसएससी के एग्जाम में आप देखोगे कि एप्लीकेशन फीस लगभग यही रहती है। फी पेबल 100 रुपीज ओनली, ठीक है, उसमें भी छूट है। देखो यहाँ पर फी कैन बी पेड ओनली थ्रू पेमेंट मोड नेमली भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो। ये तो ठीक है, आपको कैसे पेमेंट करना है वो बताया गया। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी जिनको कोई फॉर्म की फीस देनी ही नहीं है। वैसे तो 100 रुपए तो कोई भी दे सकता है, बट फिर भी वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। कोई फी पे नहीं करना है, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फी पे करना है। बाकी किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो उनको कोई फीस नहीं देना है। एससी एसटी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों को ही कोई फीस नहीं देना है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग बच्चे हैं तो मेल हो या फीमेल कोई फीस नहीं देना, और एक्स सर्विसमैन को भी कोई फीस नहीं देना है। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 19/3/2024। ऊपर ही हमने टेबल में देख लिया था कि लास्ट डेट आपकी फी पेमेंट करने की कब तक की है, तो 19 मार्च तक आपको टाइम दिया गया फी पे करने के लिए, ठीक है। अब हम नीचे देख लेते हैं और क्या आपके लिए जरूरी है। तो एग्जाम सेंटर, जो आप एग्जाम देंगे ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके लिए सेंटर आपको बताया गया। डिटेल्स ऑफ द 9 रीजनल ऑफिसेज ऑफ कमीशन अलोंग विद द एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन, यानी कि जो रीजनल ऑफिसेज हैं, कमीशन के जो रीजनल ऑफिसेज है उनके ज्यूरिडिक्शन में जो सेंटर्स आते हैं अलग अलग जगह में लोकेटेड है, उनका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर रीजन दिया गया, रीजन स्टेट ये दिया गया है, और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर और उसका कोड दिया गया है। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश या फिर सेंट्रल रीजन का जो आपको मिलेगा सेंटर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बिहार और उत्तर प्रदेश की है ये, ठीक है। अब हम अगर देखना चाहे अपने एरिया के, यानी कि देखो मध्य प्रदेश रीजन का अगर आप देखना चाहोगे जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सेंटर्स देखने को मिलेंगे, उसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो ये आपको सेंटर्स मिल जाएंगे, मेन सिटीज में सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखोगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसके लिए ये सेंटर्स है। सेंटर्स आप खुद देख सकते हो आराम से बैठकर, है ना, जिस भी सेंटर के लिए आपको जो है सुइटेबल पड़ेगा आप वहां पर देख सकते हो। देखो अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसके बाद आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स है। ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर required to appear for document verification as per users department's requirement to which the post category belongs. No request from the candidate for change of venue of document verification will be entertained. आप खुद नहीं कह सकते कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वेन्यू है, यानी कि वो मुझे बहुत दूर पड़ रहा है जहां पर वेन्यू आपने डिसाइड किया, तो मेरा जो वेन्यू है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एरिया रखिए। यानी कि मैं चाहता हूं, जैसे कि मान लो कई बार होता है ना कि बच्चे बोलते हैं हम इतनी दूर नहीं जा सकते, बहुत दूर पड़ रहा है जो आपने जगह बताई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, तो मेरे हिसाब से मेरे एरिया में कोई वेन्यू अगर आप फिक्स करें तो वो अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ भी आप नहीं कह सकते, जहां वो बुलाएंगे वहां आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आप देखो, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। किसका किसका, तो वो क्लियरली दिया है, मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के हिसाब से जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रिजल्ट लेके जाना है। 10th लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 10th का आपको जो है रिजल्ट लेके जाना है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। वैसे तो ज्यादातर पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया, अगर आपको नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ने के बाद ऐसा कहीं पर दिख रहा है, तो आपको आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, यानी कि SC, ST, OBC या किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर जाना है। ये सारी चीजें जो है ये आपको लेकर जानी है। मेनली वो फोटो वाली चीज याद रखना, फोटो को लेकर इस बार जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बाकी जो नोटिफिकेशन था वो यही था, कुछ पेजेस जो है हमने इसलिए हटा दिए क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। बाकी आपको अगर डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो CMC इंदौर टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, उससे डाउनलोड करके आप अपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के हिसाब से पोस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।